क्वेश्चन 4 है एनसीईआरटी का। तो फिगर ए है, और इधर है एयर और इधर है ग्लास। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का नॉर्मल के साथ। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया 60 डिग्री एंगल, और इधर एंगल बन रहा है 35 डिग्री का। ठीक है, ये तो हो गई फिगर ए। है फिगर बी। फिगर बी में है 60 डिग्री, इधर है एयर, इधर एयर है और नीचे है वाटर। ये एंगल है 60 डिग्री। उसके अलावा जो नीचे एंगल बन रहा है वो बन रहा है 47 डिग्री। 47 डिग्री। ठीक है, फिर दे रखी है हमको फिगर सी। इधर वाटर है और इधर ग्लास है। वाटर है और ग्लास है। इधर एंगल है 45 डिग्री। मैंने ग्रुप पर डाला है ना आईडी पासवर्ड। डिग्री वो पूछ रहे हैं कि ये वाला एंगल बताओ। ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क लगा रखा है यहाँ पर। इस वाले एंगल को आप x मान लो। ठीक है, वो ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे सिर्फ, तो इसको आप x मान लीजिए। अब देखिएगा क्या करना है इसमें। यहाँ पर तीन चीज़ें, तीन फिगर दे रखी हैं। अब अगर इस फिगर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर हम एयर से ना ग्लास में जा रहे हैं, और जब हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, ए म्यू जी, क्योंकि हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया ए म्यू जी इज इक्वल टू, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरीके से निकाला जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। दो तरीके होते हैं। अगर आप अगर एंगल की बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होता है। तो स्पीड की बात ना करके एंगल की बात करेंगे। तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया ए म्यू जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है एयर से वाटर वाला, एयर से वाटर वाला दे रखा है। अच्छा, ए म्यू जी को क्या कहा जा सकता है, इसको ऐसे बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऐसे लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। म्यू जी अपॉन म्यू ए, ये लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 35। फिर ना मन में एकदम ये बात आती है कि अरे म्यू जी अपॉन म्यू ए लिख रहे हो, ये तो बताओ कि म्यू जी का मतलब कि लाइट रे आ कहाँ से रही है। तो जब कुछ भी हम शुरुआत में नहीं लिखते, इसका मतलब एयर ही है वो, कि एयर से ग्लास में, एयर से एयर में। एयर से एयर यानी कि अपॉन में 1 है, और ये एयर से ग्लास ही है ए म्यू जी। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, म्यू जी अपॉन म्यू ए करके। इक्वेशन 1 हो गई। अब फिगर बी पर आ जाओ। फिगर बी पर वो क्या बोल रहे हैं,
कि अब लाइट रे कहाँ से, एयर से वाटर में जा रही है। एयर से वाटर का मतलब ए म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 47, साइन 47 डिग्री ये दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन 60 अपॉन साइन 47 हो गया। अब इसको भी कुछ इसी तरह से लिखिए कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 47, साइन 60 अपॉन साइन 47, 47 ही है ना ये, एक तरफ 35 है, 60 और 35, 60 और 47। अब सर एक कैलकुलेट कैसे? देख रहा हूँ। अब है हमारे पास वाटर और ग्लास, ग्लास वाटर। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये तो 1 ही होता है ना, यहाँ से सिर्फ म्यूजी निकालो, म्यूजी बोलते हैं इसको, म्यूजी हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 इंटू 1 अपॉन साइन 35 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पर म्यू डब्ल्यू आंसर दे रखा है, आंसर तो हो गई 1 अपॉन साइन 47 डिग्री, ये हो गया। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो साइन 35 साइन 47 ये हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए फिगर सी की बात करी जाए तो फिगर सी में हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी कितना हो गया, सर म्यू एक कहाँ गया पहले इक्वेशन? बता रहा हूँ, साइन 45 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करें, म्यू ए है ना, छोड़ो चलो लिख दो म्यू ए। वैसे म्यू ए जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो 1 ही होता है, इस वजह से हमने उसको हटा दिया। लिखना चाह रहे हो लिख लो। हम इसमें एक काम करेंगे, जैसे डब्ल्यू म्यू जी है तो डब्ल्यू म्यू जी क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 45 कितना होगा 1/√2, इसको ऐसे लिख दो 1/√2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, समझ गए। उसके बाद देखिएगा, मुझे चाहिए म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो इसको आप म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो क्या होगा म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू जैसे फोटो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 साइन 47 अपॉन √3 ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब यहाँ से मिटा रहा हूँ उसको मैं, वन और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 and 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 3। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें क्या था कि म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, और इक्वेशन 3 क्या है म्यू ए
म्यू ए अपॉन म्यू जी ये था, और ये क्या है इक्वेशन 3 इसका रेसिप्रोकल करा ना, तो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। अरे ठीक लिखा हुआ था मैंने, फालतू में इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये से ये कट जाएगा। इस बार वाटर अपॉन एयर है, और इसमें क्या था जब म्यू जी अपॉन था, सही है सही, कोई नहीं, म्यू जी अपॉन म्यू ए था ये इक्वेशन नंबर 1, म्यू जी अपॉन म्यू ए। बताओ जी इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, म्यू जी अपॉन म्यू ए साइन 60 अपॉन रूट 3/2 इंटू 1 अपॉन साइन 35, यही था ना। और म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू ये 2 इंटू साइन 47 अपॉन रूट 3 से रूट 3 गया, 2 से 2 गया, साइन 47 और इधर म्यू ए से म्यू ए गया, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू आ गया, इज इक्वल टू साइन 47 अपॉन साइन 35। और मुझे म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कितना दे रखा है इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, और दिक्कत की बात नहीं ये है कि ना तो साइन 47 की वैल्यू पता ना साइन 35 की वैल्यू पता। म्यू जी कितना है, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, 3 sin 2x होगा 2x। हाँ अरे ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, हमने उसको x मान लिया, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स ये तो हो गया उसके हिसाब से, इक्वेशन 4 के हिसाब से। और यहाँ पर क्या है साइन 47 साइन 35, साइन 45 35 47 एक्स, दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे, चलिए ये बता रहा हूँ उधर से, यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद ये 1/√2 बेसिकली था तो साइन 45 है, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं साइन 45 डिग्री ऑन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 47 अपॉन साइन 35, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो साइन एक्स इंटू साइन 47 इज इक्वल टू साइन 45 इंटू साइन 35, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का कोई फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, ठीक। 4 फॉर्मूलों के सेट थे, एक था 2 साइन ए कॉस बी, दूसरा था 2 कॉस ए साइन बी, फिर था 2 कॉस ए कॉस बी, और लास्ट वाला था 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इससे कुछ बात बनेगी क्या, लंबा हो जाएगा। आंसर क्या है इसका सर? हाँ ये 2 sin a cos b इक्वल टू अरे ये छोड़ो इन फॉर्मूले को, छोड़ो ये 9.4 9.4
ये साइन टेबल से निकाल रखा है इन्होंने, ये नहीं पूछी जाएगी ये चीज़, या फिर आपको वैल्यूज़ दे रखी है। मैंने उन्होंने इतने गंदे क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं? नहीं ये देखो ना, इसमें दे रखा है कि ये इन्होंने म्यू निकाल रखा है 1.51 ग्लास वाला, फिर वाटर एयर वाला 1.32 और फिर ग्लास वाटर वाला 1.144 विच गिव साइन आर इज इक्वल टू 0.6181। तो ये साइन टेबल की हेल्प से हुआ हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, इसमें मतलब बिना उसके होगा नहीं है, या फिर वो वैल्यू देंगे इसमें आपको, वो वैल्यू देंगे साइन 47 और साइन 35 की, वो वैल्यू देंगे, तो बिना उसके नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी तरीका यही है, तरीका यही है, आप समझ सकते साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हमें पता ही है, साइन 47 और साइन 35 की वैल्यू अगर दे रखी हो तो कर देंगे। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो वैल्यू देंगे। हाँ पहले कभी 15-20 साल पहले तब एक साइन टेबल आती थी, जैसे लॉगरिथम की टेबल होती है ऐसे साइन की कॉस की टेबल होती है, तो टेबल देखकर वैल्यू निकाल लिया जाता था पहले, वो टेबल अब नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये क्यों लीजिए सर छठा क्वेश्चन दिखाना छोटे मोटे। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन, आप जरा प्रिज्म करा दूँ एक बार, ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, मैं अगला टॉपिक अभी प्रिज्म कराऊंगा। मैंने TIR की जो एप्लीकेशंस में करा रहा था, मैंने एक तो मिराज करवाया था और उसके अलावा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड करवाया कि नहीं, शायद हो गया था। चलिए जी, तो अगला जो है वो प्रिज्म है, वो देखते हैं जरा। हाँ जी, लास्ट में जितने भी मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, अभी पिछले 2-3 दिन से नोट्स कुछ भेजे नहीं हैं, जो लास्ट में भेज रखे थे बस वही है। तो देखिएगा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एक हमने करा था, एक करा था हमने मिराज। उसके बाद आप नेक्स्ट आइए पेज नंबर 34, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है ये भी TIR का एक एप्लीकेशन है। A right angled isosceles prism that is 45, 90, 45 degree, 45 degree, 90 degree, 45 degree prism is called a totally reflecting prism. Whenever a ray falls normally on any face of such a prism, it is incident on the inside face at 45 degree. देखिए ऐसा होता है कि अगर हम किसी प्रिज्म की बात करें और उसमें ना प्रिज्म में एक एंगल 90 डिग्री का हो और बाकी के दो एंगल जो हैं वो 45 डिग्री के हों। अगर किसी भी प्रिज्म में एक एंगल 90 डिग्री का हो और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो, ये तो 90 डिग्री हो ही गया। तो इस प्रिज्म को हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, तो इसको ऐसे बोला जाता है 45, 90, 45, तो ये बोल देते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म, ये बोल देते हैं इसको। तो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म दैट इज अ 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म is called a totally reflecting prism. Whenever a ray falls normally on any face of such a prism, it is incident on the inside face at 45 degree, that is at an angle greater than the critical angle of glass. अच्छा ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है, जो हमने नोट्स भेजे हैं ना आपको, इसमें आप पिछले वाले पेज पर देख लीजिए, पेज नंबर 32 पर, मैं 34 पर हूँ भी, पेज नंबर 32 पर देखिएगा कि जो क्राउन ग्लास है ना, क्राउन ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 41.14 डिग्री, 41.14 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, वो वाला एंगल जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है, उसको नहीं, बस ये 2-3 कर लेना है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का है वो 41.14 है, अप्रॉक्सीमेटली 42 मान लो, आप ये कहो 42 से ज़्यादा तो नहीं है ना, 42 मान लीजिए। तो हम अगर
45 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट करवा देते हैं ग्लास पर, तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लाइट टकराकर पूरी तरीके से सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, मतलब ग्लास की ग्लास में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिएगा, अब इसी पर आ जाइए, क्रिटिकल एंगल बस ग्लास का याद रखिए कितना है, 45 डिग्री। ठीक, तो दीज प्रिज्म्स मे बी यूज्ड इन 3 वेज। तो 3 तरीक़ों से इन प्रिज्म को यूज़ करा जा सकता है। पहला है टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, एक रे को 90 डिग्री डेविएट करने में यूज़ करा जा सकता है। कैसे, वो देखिएगा। डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। हमने इस वाले फेस पर यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई। किस तरह से, सोचिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ए और बी, कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, अब यहाँ से हमने एक लाइट रे इंसिडेंट करवा दी यहाँ पर इस तरह से। ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। वो कैसे बनेगा, बस वो समझ लो, आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। हमने ये कहा है कि यहाँ पर लाइट रे पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस जगह पर, तो लाइट रे कैसे इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मली। ठीक है, तो लाइट रे जब बाहर से आई, अब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कितनी निकलती हैं, इनफाइनाइट। हम तो समझने के लिए 2 लाइट रे, तो हमने एक लाइट रे ये ले ली ऊपर वाली, ऐसे एक लाइट रे मैं नीचे से दूंगा यहाँ से ऐसे। तो ये जो ऊपर वाली लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वही यही नॉर्मल है, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जब परपेंडिकुलरली कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो डेविएट नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है, ऐसी की ऐसी रहती है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अब ये लाइट रे तो सीधी चली गई, ये तो बिल्कुल डेविएट करी, इस लाइट रे ने डेविएट नहीं करा। तो अब ये जो लाइट रे अंदर चली गई है, तो अब लाइट रे कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में है। ठीक है, तो डेंसर से यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रही है, इसी डेंसर मीडियम में, मतलब ग्लास में है ये, और ग्लास से इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है। तो ये चाहती तो है कि निकल जाऊँगा बाहर। ठीक है भाई, सीधी लाइन है तो चाहेगी तो वो कि निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाएगी। क्यों, बताता हूँ। ये इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, इस वाली रे के लिए ये तो अंदर आ चुकी है, इसको भूल जाओ। इस वाली रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऐसे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हम ये जानते हैं कि क्योंकि ये एक टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, मतलब इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाला 45 और ये भी 45 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम यहाँ पर इंसिडेंट एंगल निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे निकलेगा, इस पॉइंट के लिए ये एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये बीच का एंगल कैसे निकलेगा। हम एक रूल जानते हैं कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अगर 2 लाइन्स के बीच में कुछ एंगल है तो उन 2 लाइन्स के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। तो आप ये देखिएगा कि ये वाली जो लाइन है और जो ये वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल है। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है, ये नॉर्मल। ठीक, और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर ही तो है इस पर। तो इस वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो ये है, और इस वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल को जो परपेंडिकुलर कहते हैं वो ये है। तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी तो 45 ही होगा। तो ये जो 45 डिग्री एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है,
ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ जाएगा तो वो लाइट रे बाहर ना जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ना होकर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का क्या फंडा होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी। तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्ट हो गई, बाहर तो निकली नहीं, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये वाला भी एंगल आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये 45, ये 45, तो भाई टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट कितना डेविएट हो गई, टू डेविएट अरे टू 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री डेविएट करवा दिया। ये ऐसे सेम कहानी इस वाली लाइन के साथ थी, यहाँ तो 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है, और अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर भी वही कहानी कि भाई यहाँ पर अगर आप ऐसे इसको बना दें तो वही चीज़ है कि इधर भी एंगल आपका 45 डिग्री बनेगा और ये भी आपका इस तरीके से डेविएट होगी। अब जब डेविएट हो गई तो भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अब ये इधर सीधी आ रही है ऐसे। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब कोई रे स्ट्राइक करती है तो वो अनडेविएटेड गुजरती है, अनडेविएटेड गुजरती है। तो ये ऐसे आ गई दोनों लाइट रेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी आपका ऐसे था, तो हेड से निकलने वाली लाइट रे कहाँ है, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ तक गई, तो इधर हेड आएगा। और टेल से निकलने वाली ये, तो इधर टेल रहेगा। तो ये ए बी की जो इमेज है ये ऐसे होंगी, ए डैश बी डैश। तो भाई ए बी ऐसे था, ए बी ऐसे लेट गया, मतलब क्या हो गया, डेविएट कर गया कितना, 90 डिग्री। ठीक, तो ये समझ में आ गया पहला वाला। अब ऐसे दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है इसका, इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। टू इन्वर्ट एन इमेज, मैं एक इमेज को इन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब एक सीधी इमेज है उसको एग्जैक्टली बिल्कुल उल्टा करना चाहता हूँ। तो इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री, तो आपको रेज को 180 डिग्री डेविएट करवा देना है। कैसे होगा देखिएगा। अब इसी प्रिज्म को आपको कैसे रखना है कि 90 डिग्री वाला, मतलब इस प्रिज्म को ऐसे घुमा कर रख देना। देखिए ये कैसे करें। सर एंट्री हाइपोटेनस से होनी चाहिए। हाँ, हाइपोटेन्यूस है। तो टू डेविएट एन इमेज विद डेविएशन, टू इन्वर्ट एन इमेज, सॉरी, to invert an image with deviation of rays with deviation of rays through 180 degree. मतलब प्रिज्म को इस तरीके से रखा है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूस वाली साइड ऐसे होगी। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे ए बी, ए बी, ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रख दिया। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक कर गई, स्ट्राइक करने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करेगी तो अब ये दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है कौन सी वाली साइड पर से आ रही है। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो आप ये देखिएगा, ये एंगल 45 डिग्री है,
तो ये वाली जो लाइट रे है ये तो सीधी एंटर करेगी, क्यों एंटर करेगी, क्योंकि भाई परपेंडिकुलरली इस पर स्ट्राइक कर रही है, तो सीधी एंटर कर देगी। फिर यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे, नॉर्मल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो सीधी सी बात है कि भाई इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 45 डिग्री एंगल है, तो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर और इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इधर एंगल आ गया 45 डिग्री। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है इंसिडेंट एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे घूम गई। तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। फिर यहाँ से एक दूसरी रे ऑफ लाइट भी ऐसे, ये 90 डिग्री पर ऐसे स्ट्राइक करेगी, तो ये ऐसे स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे गई सीधा, और ये भी उतना ही डेविएट करेगी उसी तरीके से, ये कर गई। अब सवाल यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर सीधी तो नहीं निकलेगी, कैसे भाई यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है रे ऑफ लाइट, तो इस पॉइंट पर आप बनाए नॉर्मल, आपने यहाँ पर नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल बनाने से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है। कैसे समझ में आ रहा है भाई, सीधी सीधी बात है कि ये जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है ना, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, तो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ये, ठीक, और इस वाली लाइन जो है ये वाली लाइन, इस पर परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो पैरेलली सेम ही लाइन है। कुल मिलाकर दिखाई नहीं दे रहा कि ये वाला एंगल, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये लाइन तो पैरेलली इधर शिफ्ट कर गई, ठीक है, और इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है ना। और अगर इसको नॉर्मल को ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका सेम है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री इस तरह से हो गया, तो यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे, और इसी तरीके से 45 यहाँ पर बनेगा, तो ये भी इसी तरीके से पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा, 9 ये ऐसे गया। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि लाइट रे हेड से कौन सी होती हुई आ रही है, तो हेड से लाइट रे ये आई और ये गई, तो इसका मतलब इसको निकालो बाहर, यहाँ पर बनेगा हेड, हेड यानी कि ये, ठीक है। और टेल से लाइट रे ये आई और ऐसे गई, तो ये बन गया ए डैश और बी डैश। इस तरीके से आप ये देखिएगा कि जो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ऐसा इन्वर्ट हो गया। क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद इसका एक एप्लीकेशन और है जो मैं इधर नोट्स में आपको दे नहीं पाया हूँ, उसमें नेक्स्ट है टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, इसका तीसरा एप्लीकेशन। To invert an image without deviation of rays, ये कैसे है ये देखिएगा। इसमें क्या है कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म को इस तरीके से रखना है, प्रिज्म को इस तरीके से रखना है, और ये प्रिज्म आपका ऐसे हो गया P Q और R। अब हम इमेज को इन्वर्ट करना चाह रहे हैं और किसी तरीके का डेविएशन नहीं चाह रहे, तो जरा देखते हैं कैसे। हमने क्या करा, ऐसे नहीं यहाँ पर रख दिया
हमने ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी, ठीक है। ये वाला एंगल 45 डिग्री है ही, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकाली, ऐसे एक रे ऑफ लाइट यहाँ से। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से डेविएट करेगी, ये जो रे ऑफ लाइट है जब मैं यहाँ पर खैर आप ये देखिएगा कि अभी तक जो बाहर से रे ऑफ लाइट आ रही थी वो 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही थी। अब जो बाहर से रे ऑफ लाइट आ रही है क्या वो 90 डिग्री पर कर रही है स्ट्राइक? उसको एक सीधा सरफेस तो नहीं मिल रहा ना, अब एक टेढ़ा सरफेस मिल रहा है उसको वैसे। तो सीधी सी बात है कि वो 90 डिग्री पर स्ट्राइक नहीं कर रही। इसका मतलब अब इसमें रिफ्रैक्शन का वो वाला रूल जरूर लगेगा कि आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। तो जब आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो ये आपका हो गया नॉर्मल, आपने यहाँ नॉर्मल बना दिया, ठीक बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। तो कायदे से तो ये सीधी इस तरह से आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे ना जाकर थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए। नॉर्मल हटा रहा हूँ मैं क्योंकि छोटी सी जगह है, बहुत सारे रेस बना नहीं पाएंगे। तो हम ये कहेंगे सीधी जाने की बजाय ये थोड़ा सा नीचे की तरफ वैसे टिल्ट कर देंगे। सिमिलरली जब ये आ रही है तो ये भी नीचे की तरफ ऐसे पैरेलली टिल्ट करेगी, क्योंकि दो रेस जब पैरेलल आ रही है तो वो पैरेलली ही टिल्ट करेगी। ये होने के बाद में फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ से जब ये रे ऑफ लाइट आ रही है तो भाई ये भी परपेंडिकुलर तो नहीं आ रही, परपेंडिकुलर आ रही होती तो ऐसे गुजर जाती, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें ये देखना होगा कि ये वाली जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन हो जाएगा सर, इसका एंगल देखना होगा मेरे को, 45 कितना होगा एंगल? 45 होगा। 45 होगा, कैसे होगा? नहीं सॉरी 45। चलिए एक बात देखिए, हाँ हाँ समझ गया मैं। आप ये देखो कि जैसे ये इस तरीके से यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है रे ऑफ लाइट, तो रुक जाओ एक मिनट। आप ये देखिएगा कि जब ये वाला एंगल अगर यहाँ से मैं इसको देखूँ तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये बेंड इस तरीके से कर रही है कि अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करूँ ना तो ये इस तरीके से बेंड कर रही है कि ये नॉर्मल को ही अलाइन कर रही है, ठीक है। ये नॉर्मल को ही अलाइन कर रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ? आप ये देखिएगा कि जब इस तरीके से ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है तो हमने ये देखना चाहा कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है? नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बनेगा कि भाई ये वाली लाइट और इस वाली, ये वाली रे और इस वाली रे के बीच का एंगल हमको देखना है। तो मैं ये देखूंगा कि एक तो ये वाली रे है, एक तो ये वाली रे है, तो ये वाली जो रे है ये वाली रे के परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और इस वाली रे के परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और जो ये वाली रे है, ये वाली रे, इस वाली रे के परपेंडिकुलर अगर मैं देखूंगी तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या है? नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही बनेगा एंगल। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये रे फिर इसी तरीके से जाएगी बिल्कुल सीधी, अप्रॉक्सीमेटली लगभग मान लीजिए। तो आप ये देखिए कि जब ये पैरेलल है तो ये जब 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री दे रखा है तो ये भी 45 डिग्री होगा। और जब ये 45 डिग्री एंगल हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये यही हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से? यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब ड्यू टू सिमेट्री मैं कह सकता हूँ कि भाई इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से ऐसे बाहर, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बाहर और ये यहाँ से ऐसे। और ये देख लीजिए कि हमारा हेड से कौन सी लाइट रे आ रही है? हेड से ये आ रही है, ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे गई। तो हेड कहाँ पर होगा? हेड यहाँ पर होगा नीचे की तरफ। ये टेल से आई, ऐसे ऐसे ऐसे, टेल कहाँ पर होगा? ऊपर।
तो ये हो गया ए डैश और बी डैश, समझ गए? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वर्ट हो गया। ये इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। तीसरे वाला जो एप्लीकेशन था ना, ये वाला मैंने भेजा नहीं था। चौथा एप्लीकेशन जो है आपका वो ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको, ठीक है? और आप देख लेना कि मैं कल एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, ये डिपेंड करता है थोड़ा सा। अभी पहले यहाँ का प्रॉब्लम निपटा लें, है ना? जहाँ तक है शायद कल या परसों तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, ठीक? और आप में से जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो कल आने में, तो एक बार मेरे को फ़ोन कर देना, या फिर मैं आपको गेट पर ही मिल जाऊँगा। कल देखते हैं क्या करना। सर डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब है भटकना। डेविएशन का मतलब अंदर ही है ना, सब कुछ अंदर ही है, बाहर नहीं। बाहर डेविएट नहीं, बाहर तो जैसे आई है वैसे ही निकलती हुई दिखाई देगी। रेस तो बाहर ऐसे आई ना, सीधी ऐसे दिखाई देगी। सुनिए, अंदर क्या क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे 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 सीधी ऐसे आई है, और बस इसने इमेज को इन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रेस ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे आई। तो ये रेस जो है इस तरह से जो आ रही थी, ये वापस ऐसे मुड़ती हुई दिखाई दी। उसमें अंदर की कहानी मुझे लगी कि सीधी ऐसे चली, इस वजह से कह दिया विदाउट डायरेक्शन। थैंक यू सर। ओके, तो सर रिटर्न नोट्स भेजता हूँ भाई, कल सुबह भेजता हूँ।